So well students, now we are going to discuss about the rules of assertive sentence, direct into indirect. तो हमारे जो रूल्स थे वो assertive सेंटेंस के चल रहे थे और उस assertive सेंटेंस में हम काफ़ी सारे नियम पढ़ चुके हैं। काफ़ी सारे नियम से मतलब है हमने ये पढ़ लिया टेंस को चेंजिंग कैसे करते हैं, ये पढ़ लिया प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होगी, ये पढ़ लिया। कुछ पर्टिकुलर शब्द होते हैं जैसे दिस का, दैट, दीज का, दोज, वो हमने पढ़ लिए हैं और ये सब टेंस परिवर्तन से लेकर के पढ़ लिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, सभी एग्जाम से पूछी जाती है। जहाँ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन होता है, चाहे वो किसी बोर्ड एग्जाम में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो वहाँ पर आपसे जो पूछे जाते हैं प्रमुख रूप से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो उसमें जो एक्सेप्शन होता है अपवाद। और मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में आपके जैसे चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जो एक्सेप्शन बनता है वहाँ पर किसी क्वेश्चन में, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और उस एक्सेप्शन को आप हमेशा अपने माइंड में च्यू एंड डाइजेस्ट कर लीजिए। सो यू शुड बी कॉन्सेंट्रेट, यू शुड बी क्वाइट रेडी और बिल्कुल एकदम अटेंटिवली होकर के आप ध्यान से एक बार ही समझिए इसे और पूरा समझ में आता चला जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सेप्शन की। एसर्टिव सेंटेंस में हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो आइए हम कहते हैं कि एक्सेप्शन है क्या और एक्सेप्शन से इसमें क्या रूल्स में परिवर्तन आएगा। एक्सेप्शन से मतलब है अपवाद। अपवाद से मतलब है कि रूल का क्या हो जाना, रूल चेंज होगा, गलत हो जाना। मान लीजिए भले ही रूल चेंज होगा, चेंज होने से मतलब है कि उसे आप कह सकते हो कि गलत होना। एक्सेप्शन से मतलब है कि नियम का गलत हो जाना। अब नियम का गलत हो जाने से मतलब क्या है, अब तक जो रूल चल रहा था आपको बार बार ये समझाया जा रहा था कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हर हाल में चेंज होगा। कैसे होगा, जैसे हम एग्जाम पढ़ लें, जैसे और समझ लेंगे हम कि राम सेड टू मोहन मीरा प्लेड ए मैच। ठीक, ये आर भी है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपकी आर एस है, बिल्कुल है। ये हम पढ़ रहे थे, इनडायरेक्ट बना दीजिए। राम टोल्ड, सेड को आप टोल्ड में ले आए। मोहन इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कनेक्टिव आएगा, दोनों क्लॉज को जोड़ेगा। ये आपका किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट। किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। मीरा हैड प्लेड ए मैच। ठीक, टेंस बदला। अब एक्सेप्शन पर आ जाइए। ये एक्सेप्शन क्या है, अब बात को समझिए। असलियत में जो बात है जिसकी हम कर रहे हैं उसे समझिए आप। हम यहां पर नोट कर लें और ये आप नोट कर लीजिए कि भले ही आर भी पास्ट टेंस में है, फिर भी आर एस का टेंस चेंज नहीं होगा यदि निम्न तीन शर्तें हैं। ठीक, अब तक अभी हमने एग्जाम पे लिया था और आपने समझा था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो पास्ट टेंस में थी और पास्ट टेंस में होने पर आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर दिया था। लेकिन अब नियम उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि भले ही आरवी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चली गई, पास्ट टेंस में चली गई, और फिर भी आर एस का टेंस चेंज नहीं होगा। इसका मतलब नियम का उल्टा हो रहा है।
लेकिन याद रखो ये नियम हर जगह नहीं होगा। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आरवी पास्ट में आए और टेंस चेंज ना हो। वो केवल 3 शर्तें हैं, 3 कंडीशन को ही याद रखिए, उन्हीं में आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। कौन कौन सी हैं? आइए नंबर 1 पर आ जाते हैं। नंबर 1 है हमारी, सबसे फर्स्ट है हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ। तो नोट करिए इसे, पहला है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ इसे कहते हैं विश्वव्यापी सत्य या सार्वभौमिक सत्य कहिए इसे। विश्वव्यापी सत्य कहिए, सार्वभौमिक सत्य। ये क्या होता है विश्वव्यापी सत्य? यूनिवर्सल ट्रुथ को समझना होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ वो है जिसे हर युग में, मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, तीनों युगों में, तीनों कालों में वो चीज एक जैसी रहे, उसमें कोई परिवर्तन न हो। सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब हर युग में हर व्यक्ति उस चीज को ये कहे कि ये सत्य है, हर व्यक्ति इस दुनिया का कहे कि ये सत्य है। यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। सूर्य पूरब में निकलता है, बताइए इस चीज को कौन इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा? हर व्यक्ति कहेगा सत्य बात है। सूर्य पश्चिम में छुपता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब आप समझ रहे होंगे इस तरह की चीजें जिनमें सार्वभौमिकता होगी, मतलब पूरी दुनिया जिस चीज को एडॉप्ट करेगी कि ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें यूनिवर्सलिटी है, इसमें विश्वव्यापता है और सत्यता है, वही हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। तारे आकाश में निकलते हैं, आकाश नीला है, समुद्र गहरा है, 2 और 2 4 होते हैं, 10 और 10 20 होते हैं। सूर्य पश्चिम में छुपता है, सूर्य पूरब में निकलता है, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द मून मूव्स राउंड द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी गोल है। ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब आपको टेंस चेंज यदि कर दें, टेंस चेंज कैसे? मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे कि सरला सेड टू रीना, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये आप बताइए सेंटेंस किस टेंस में आया है? ये आया है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मूव्स आया है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, प्रेजेंट में है। समझ में आ रही है बात? ये किस टेंस में है आरवी जरा बताओ? पास्ट टेंस में है। समझ में आ गई बात? कायदा कहता है कि आरवी पास्ट टेंस में। ये नियम पढ़ रहे थे अभी तक हम कि ये पास्ट में तो ये टेंस चेंज होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यह क्या हो जाना था? मूव। कायदा क्या कह रहा था कि ये सेकंड फॉर्म में जाना था, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन ऐसी गलती आप नहीं करोगे, नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और इसका क्या सेंस निकल कर आएगा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती थी, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती थी। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता था, टेंस बदलोगे तो यही होगा। पृथ्वी गोल थी, सूर्य पूरब में निकलता था। इसलिए सेंटेंस को एग्जाम में माइन्यूटली कॉन्सेंट्रेट होकर के समझ लेना। आप जल्दबाजी में टेंस परिवर्तन मत कर देना। चाहे 4 ऑप्शन दिए हैं वहाँ पर,
उन 4 ऑप्शन को ध्यान से देख लेना है, कहीं आप टेंस के हिसाब के यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है, ये दिमाग में चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो आपका इनडायरेक्ट में हो जाएगा ये कि सरला टोल्ड रीना दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द, हो गया। और लेते किशोर said to सरला the moon moves round the earth। ठीक है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। किशोर टोल्ड सरला दैट, जो का त्यों आप इसे लगी। यूनिवर्सल ट्रुथ समझ में आ गया। दूसरे पर चलिए, एक नियम हो गया हमारा एक्सेप्शन का। अब दूसरा आता है हमारा एक्सेप्शन का नियम, हैबिचुअल फैक्ट। अब देखिए थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, हैबिचुअल फैक्ट आपको समझना पड़ेगा। हैबिचुअल फैक्ट क्यों समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पहले आपने पढ़ा नहीं। उसके सेंटेंस ज़रा पढ़ लीजिए, वो उसमें भी आएंगे आगे आपके क्लॉज जब पढ़ोगे तो उनका प्रयोग वहाँ भी आएगा, तो इसलिए ज़रूरी है। तो हैबिचुअल फैक्ट सेंटेंस भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं ग्रामर में। हैबिचुअल फैक्ट इन्हें कहते हैं आदत संबंधी वाक्य होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। ये आप नोट कर लीजिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, एक आपके होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। बस एक एक नियम है दोनों का, 2 ही प्रकार के हैं हैबिचुअल, ज़्यादा नहीं है। बस 2 नियम सीखने हैं। पहले आप पढ़ लीजिए प्रेजेंट के हैबिचुअल क्या है। प्रेजेंट के जो हैबिचुअल हैं उनका क्या रूल है, आप कैसे एग्जाम में पहचानेंगे कि प्रेजेंट का हैबिचुअल है। तो पहचान लीजिए क्या है, इसमें मिलेगा आपको कि इस प्रकार के सेंटेंसेस का सब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, प्लूरल होगा। ये नोट करिए, प्लूरल होगा और कॉमन नाउन होगा। अब नाउन वाली वीडियो पढ़ लेना आप, कॉमन नाउन पढ़ाए थे, उसमें डिटेल में बताया था। कॉमन नाउन के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया गया था। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होती है, एक जाति का बोध कराती है। तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैबिचुअल सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका कॉमन नाउन ही होगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा, मैटेरियल नाउन नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। कोई भी नाउन आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, केवल कॉमन नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा, प्लूरल नंबर होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हैबिचुअल होगा। अब कॉमन नाउन में कौन से नाउन हैं, जैसे हमने वहाँ पर बताई बहुत सारी चीज़ें थी कॉमन नाउन में, जैसे आपके नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ पोस्ट, जैसे टीचर है, लेक्चरर है, प्रेसिडेंट है। नेम ऑफ एनिमल्स थे, क्रिएचर्स थे, फ्रूट्स थे, ये काफ़ी चीज़ें थी और अलग अलग क्लासिफिकेशन करके वहाँ आपको बताई गई थी। तो बात आती है इसकी कि इसमें जैसे मान लीजिए एक जाति का बोध होगा और जाति का जो बोध या आदत प्रकट करेगा तो वो सजीव ही करेगा, और इसमें आपको पता है एनिमल्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, पूरी जाति का बोध हो रहा है, आदत प्रकट कर रहे हैं। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, बात समझ में आ रही है। शेर जंगलों में दहाड़ा करते हैं, बिल्लियां म्याऊं म्याऊं किया करती हैं, बंदर गबलिंग किया करते हैं, ये अपनी आदत प्रकट कर रहे हैं। चिड़ियाएँ वृक्षों की डालों पर चहका करती हैं,
चिड़ियाएं आकाश में उड़ा करती है। ये क्या है कि आदत प्रकट की जा रही है एक जाति की। अब प्रमुख बात आती है, ये बात क्लियर हो गई कि इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा और कॉमन नाउन होगा। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरी जाति की आदत प्रकट होगी। हो रही है ना, कुत्ते अजनबियों पर मौका करते हैं। और सबसे प्रमुख बात तीसरी और नोट कर लीजिए एक और यहाँ, कि इससे पूर्व इसके सब्जेक्ट, ये करिए कि इसके सब्जेक्ट से पूर्व दी आर्टिकल नहीं आता। जबकि आपको क्या पढ़ाया गया था आर्टिकल के, जब पढ़े थे रूल्स, आपको बताया था कि कॉमन नाउन से पूर्व हमेशा दी आर्टिकल आता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। हैबिचुअल होने पर दी आर्टिकल नहीं आएगा। यही पहचान है। वहाँ इंग्लिश में सेंटेंस देगा, हिंदी में नहीं देगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इंग्लिश में जब सेंटेंस दी, आपका जब कॉमन नाउन है वहाँ पर सब्जेक्ट बना है और वहाँ दी आर्टिकल नहीं लगाया है, सेंटेंस को पढ़िए, सेंस समझिए, तो समझ जाइए कि ये सेंटेंस हैबिचुअल है और इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। अब एग्जाम्पल ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं डायरेक्ट में, रोहित said dogs bark at the strangers। ठीक है, पास्ट में है, आर भी बिल्कुल है। रोहित said that सही है। अब आपको क्या करना है, जो की तो लिखना है। जैसे अभी यूनिवर्सल ट्रुथ में आप लिख रहे थे डॉग्स बार्क एट द स्ट्रीट, और एग्जाम, ये एग्जाम में आए हैं। वही देखिए, जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे आपके इसमें डायरेक्ट में प्रैक्टिस में जो ले रहे हैं, वो सब एग्जाम में आए हैं, किसी न किसी बोर्ड में, किसी कंपटीशन में। हम केवल उन्हीं को यहाँ पर ले रहे हैं। उनमें क्यों खास बात उन्होंने पूछी है मोस्टली, तो वो बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसलिए हम ले रहे हैं। और हम एक्सरसाइज आपकी बुक्स में भी दी गई हैं और प्रैक्टिस पेपर हम भी बनाएंगे, हम भी देंगे। पहले रूल्स को सबको पढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको मिक्स करके प्रैक्टिस पेपर हल कर पाओगे, उससे पहले नहीं हो पाएगा। इसलिए तो ये बात समझ में आ गई आपके। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए रीता said to the teacher birds fly in the sky। चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं। तो रीता told the teacher that birds fly in the sky। दूसरा नियम समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हैबिचुअल हो गया। अब पास्ट पर आ जाइए। पास्ट के हैबिचुअल को समझ लीजिए। पास्ट का हैबिचुअल आप ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है पास्ट का, इसकी पहचान भी बड़ी आसान है। पास्ट इंडेफिनिट आपको कहीं किताब में नहीं मिली पढ़ने को, शायद पास्ट इंडेफिनिट का जो हैबिचुअल है, तो अब समझ लेना, मैं डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा इसे हैबिचुअल फैक्ट को। इसकी जो पहचान है, हिंदी में बात करें, हिंदी में यदि सेंटेंस हो आपका स्टोरी में कहीं भी, तो ये होगा इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस वी फाइंड, या करता था, ये करती थी, ये करते थे।
लो, ये हिंदी की पहचान हो, नोट कर लो। इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य के अंत में जो आएगा, हैबिचुअल में पास्ट की बात करें तो या करता था, ये करती थी, ये करती थी। तुम बचपन में चोरी किया करते थे, तुम बचपन में चोरी किया करते थे, आदत प्रकट हो रही है। सरला बचपन में धूम्रपान किया करती थी, आदत प्रकट हो रही है। तुम अपने मित्रों को गुमराह किया करते थे, तो या करते थे, ये करती थी, ये करते थे, या करता था, ये करती थी, सिंगुलर प्लूरल, मतलब समझ रहे होगे पहचान में। ये करते थे, तुम बचपन में धूम्रपान करते थे, राम बचपन में धूम्रपान किया करता था। तो या करता था या ये करते थे, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर भी होगा यहाँ और प्लूरल भी होगा। वो शर्त हट गई जो प्रेजेंट में अभी पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा, कॉमन नाउन होगा, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं होगा। या प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, कॉमन नाउन भी बन सकता है, और कोई व्यक्ति पर्टिकुलर बन सकता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये तो हिंदी की बात रही। अब बात आती है कि इसका रूल क्या है। इसका जो रूल है, यदि मान लीजिए सेंटेंस के अंत में ये शब्द आ रहे, या करता था, ये करती थी, ये करती थी, तो नियम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। नोट करिए, ये सेंटेंस बनेंगे किससे? यूज टू से। बात समझ में आ रही है? आपको हिंदी से कुछ नहीं लेना है। इंग्लिश में सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंग्लिश का जो सेंटेंस देगा उसमें आपको यूज टू यदि लिखा मिला है, सेंटेंस में यूज टू है, तो 100% वो पास्ट इंडेफिनिट का हैबिचुअल फैक्ट है। आप उस सेंटेंस को यथावत रखिए। यूज टू वाले में कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं करना है, और वो सेंटेंस 100% किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट का हैबिचुअल होगा। ठीक है, यूज टू वाले वाक्य वो होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में लें, समझ लीजिए, अब एग्जाम्पल डायरेक्ट में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, राम सेड रीता यूज टू कमिट थेफ्ट इन चाइल्डहुड। राम सेड, राम ने कहा, रीता यूज टू कमिट थेफ्ट इन चाइल्डहुड। रीता बचपन में धूम्रपान किया करती थी। रीता बचपन में धूम्रपान किया करती थी। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसमें, और क्या आया? यूज टू आया। समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का आपका हैबिचुअल हो गया। इसका टेंस चेंज नहीं होगा, इनडायरेक्ट में हो गया। राम सेड दैट रीता यूज टू कमिट थेफ्ट इन चाइल्डहुड। ठीक है, और ले एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ले लीजिए और बात समझ में आ जाएगी क्लियर। रोहित सेड टू दीना, राहुल used to smoke in childhood। धूम्रपान किया करता था, हैबिचुअल हो गया। तो आपका हो गया, रोहित टोल्ड दीना दैट जो भी। तो क्लियर हो गई बात। एक और इम्पोर्टेंट बात हम बताएंगे हैबिचुअल की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये कई बार एग्जाम में आई है। क्या है देखिए, ये नोट करिए कि यदि दो हैबिचुअल सेंटेंस आपके एंड से जुड़े हैं,
ऐसा भी होगा। दो हैबिचुअल वाक्य एंड से जोड़ दे तो दोनों वाक्य यूज टू से नहीं बनेंगे। फिर आपके ये कहोगे भाई दोनों हैबिचुअल हैं पास्ट के, दोनों में यूज टू लगा दें। ये करेक्शन में कई बार पूछा है, इसको नोट कर लीजिए कि यदि दो हैबिचुअल सेंटेंस एंड से जुड़े हैं तो नियम होगा, फिर आपका क्या होगा नियम, ये नोट कर लीजिए या हम लिख देते हैं। ओनली क्या बताएंगे कि आपका पहला जो सेंटेंस है वो बनेगा यूज टू से, सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस एंड से जुड़ा है, फिर एंड आ गया आपका, फिर आप लाए दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, अब इसमें वर्ड आएगा, समझ रहे हो ना। अब यूज टू की जगह क्या लाओगे, वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका पहला सेंटेंस बनेगा यूज टू से तो दूसरा बनेगा वर्ड से। ये भी नहीं कर सकते कि इसे इसको वर्ड से बना दें, इसे यूज टू से नहीं। पहला सेंटेंस यूज टू से, दूसरा वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनेगा और दोनों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आए हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ उसे एक सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टेड सेंटेंस है। बच्चे उसे बार बार दोहराते हैं सालों साल, मैंने देखा कई बार मुझसे पूछा उन्होंने, जो पढ़ते हैं वो फिर पूछते हैं कि सर उस सेंटेंस को ज़रूर पढ़ाना। तो जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, मोहन टोल्ड सीता सरला यूज टू remember her dead son and she would weep under the banyan tree। मोहन ने सीता को बताया, क्या बताया है, सरला यूज टू रिमेंबर हर डेड सन एंड शी वुड वीप अंडर द बनियन ट्री। सरला अपने मृतक पुत्र को याद किया करती थी और वह बरगद के नीचे रोया करती थी। सरला अपने मृतक पुत्र को याद किया करती थी, हैबिचुअल है, और वह बरगद के नीचे रोया करती थी, हैबिचुअल है। दोनों सेंटेंस पहला यूज टू से बना है, बिल्कुल बना है, दूसरा आपका वर्ड से बना है, वर्ड से बना है प्लस फर्स्ट फॉर्म आई। ये आपका हैबिचुअल है। हैबिचुअल सेंटेंस भी आपकी समझ में आ गए होंगे और यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो रोल ही अपना कर रहे हैं वो भी बात समझ में आ रही होगी। तो इनडायरेक्ट आप कर दीजिए इसका कि मोहन टोल्ड, आपका भैया टोल्ड लिख दिया, आपको एग्जाम में वो लिख सकता है। देखिए याद रखिए रिपोर्टिंग वर्ब में एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ आ गई, चलो ये लिख गया तो बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर सैड लिखा है, से लिखा है या सेज लिखा है, ठीक है ना। आप उसी को ही टेल, टेल्स, टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, ये जिसमें चाहो जैसे जैसे सेंटेंस आगे आएंगे, क्योंकि सेड टू कभी ऑर्डर्ड में भी जाएगा, आस्क्ड में भी जाएगा, इंक्वायर्ड में भी जाएगा, एडवाइज में भी जाएगा। अभी तक तो एसर्टिव में टोल्ड में ही आप बदल रहे हैं, टोल्ड आ रहा है। तो केवल से, सेज और सैड को ही आप बदलोगे। यदि मान लीजिए उसने टोल्ड लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पर, तो आप कहने लोगों से सैड में ले आए, उल्टा मत चले जाना। यहाँ आस्क्ड लिख दिया, नहीं बदलना है। मोहन रोट लिख दिया, राइट, रोट, रिटन, कोई क्रिया लिख दी, राइट लिख दी, प्ले लिख दी, सिंग लिख दी, कोई वर्ब से सैड को छोड़कर कोई भी वर्ब उसने लिखी है तो आप उसको यथावत रखोगे, किसी में भी चेंज नहीं करोगे कि मैं आस्क्ड में ले आऊँ या टोल्ड में ले आऊँ या इंक्वायर्ड में ले आऊँ। ये भी गांठ मार लेना, जब ऑब्जेक्ट टाइप एमसीक्यू सेंटेंस देता है वह इस तरह की मिस्टेक 4 ऑप्शन में होगी। कहीं आप समझ बैठोगे या तो उसने टोल्ड लिखा है, इसमें एक ऑप्शन दिया, आप इसको 4 तरह से उसने इनकरेक्ट कर दिया है, एक में सैड लिख दिया, बाकी सब सही किया है, आप समझ गए ये ऑप्शन सही है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। देखो ग्रामर को समझना पड़ेगा आप लोगों को। हम लोगों की जो मेंटिलिटी वो क्या बन गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी बन गई है।
लेकिन आप ये मेरी बात को ध्यान से समझ लेना कि जो स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज पर अपनी कमांड नहीं रखेगा वो कभी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी मतलब किसी भी सब्जेक्ट में महारथी नहीं हो सकता, वेटेरन नहीं हो सकता, मतलब एक गुड स्टूडेंट नहीं हो सकता। सबसे पहले एक लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी आनी चाहिए। हम बात कहते हैं, देखो बार बार आप ये बात आ रही है और टीवी पर भी हम आजकल सुन रहे हैं कि हिंदी को अपनाओ, हमारी मातृभाषा है, इसे सीखिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हाँ, ज़रूरी है हिंदी, लेकिन देखिए हम कह ही रहे हैं, सब लोग जो कहने वाले उनके भी जो ऑफिस स्प्रिंग संतान है वो कहाँ पढ़ रही हैं? इंग्लिश मीडियम पढ़ रही है। जैसे अभी एग्जाम्पल आएगा कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, उपदेश देना तो बेहतर है लेकिन खुद नहीं करेंगे। कितने मिनिस्टर, कितने ऑफिसर्स ये डायलॉग देते हैं कि भाई बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूल में लाइए, ये लाइए, वो लाइए, वहाँ ये सुविधा है, मिड डे मील फलाना है, ये है, वो है, लेकिन उनके स्टूडेंट काम, उनके चिल्ड्रन कहाँ पढ़ रहे हैं? देखिए आप, हम कह रहे हैं कि देश के लिए त्याग करिए, ये करिए, वो करिए। कितने मिनिस्टर हैं जिनके बेटे फ्रंट पर जा कर के युद्ध लड़ रहे हैं। हम सबको एक दूसरे को ज्ञान बांटने में लगे हैं, व्हाट्सएप लगा ज्ञान बांटने में, दुनिया भर का मीडिया ज्ञान बांटने में लगा है। इस तरह से लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं जैसे वो बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन क्या है, हम खुद नहीं करेंगे दुनिया सुधर जाए। हम अपने आप में देवता हैं, खुद अपने आप को देवता बना बैठा, सबको सुधार देगा वो, लेकिन एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, हमको ये सब रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये बात हम ये कह रहे हैं कि चलिए टॉपिक पर आइए। बहुत सारी बातें हैं, ये आती रहेंगी और हम पढ़ते रहेंगे कि मोहन टोल्ड सीता। तो ये आपको मैं जो कह रहा हूँ कि टोल्ड लिखा जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब यथावत रहेगी। तो जो बात रहेगी ठीक है, उसे रह जाने दीजिए, आगे चलते हैं। दैट और फिर आपके दोनों सेंटेंस जो कि तो आ जाएंगे। सरला यूज टू रिमेंबर हर दैट सन एंड शी वुड वीप अंडर द बनियन ट्री। तो बात समझ में आ गया। हैबिचुअल के दोनों प्रकार हो गए एक्सेप्शन में। अब लास्ट आ गया प्रोवर्ब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टेड। तो नेक्स्ट आ गए हम, तीसरा हमारा एक्सेप्शन में आ गया प्रोवर्ब। ये तीसरा नियम है प्रोवर्ब का, है हमारा तीसरा वाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टेड है और ये याद करनी पड़ेगी प्रोवर्ब, ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आने वाली है। तो प्रोवर्ब तो वैसे भी याद रखनी चाहिए, एग्जाम में भी आती हैं, कंपटीशन में भी इनको एक्सप्लेन कराता है, कि ऐसे टाइप में भी वो इनको डिटेल में कराता है। तो ऐसे टाइप में भी आता है, देखिए डिबेट भी होते हैं इनके ऊपर, आर्टिकल भी लिखवाता है और बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जानी जाए तो आप भी अपनी लाइफ में इस तरह की प्रोवर्ब 10-20 याद रखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, किसी के सामने बोलने के लिए। तो हम ये बात कह रहे थे कि हर विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो बात मैं कह रहा था उस बात को फिर एक बार कहूँ कि इंग्लिश को आपको कंपलसरी बिल्कुल मजबूत बनाना पड़ेगा। इंग्लिश के बहुत नियम हैं, जब तक नहीं पढ़ते तब तक तो स्टूडेंट कुछ नहीं है, अंग्रेजी एग्जाम के टाइम में पढ़ लेंगे, 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हर कंपटीशन जो भी आपको देना है, आप मेडिकल में चले जाइए, IIT में चले जाइए, वहाँ आपको इंग्लिश मीडियम ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ तो लैंग्वेज के रूप में आपको ज़रूरी है। अब जैसे ही उनसे हटोगे, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, बैंक का उठा लीजिए, रेलवे का ले लीजिए, CTET ले लीजिए, UB-TET ले लीजिए, CGL ले लीजिए, कोई भी PCS, IAS, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कोई कंपटीशन ले लीजिए, यू शुड रिमेंबर दैट इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द एग्जाम। वहाँ पर आपको एक अंग्रेजी का कंपलसरी पोर्शन मिलेगा और किसी किसी एग्जाम में तो 100 मार्क्स का भी पेपर होगा और 50 मार्क्स का होगा। नहीं तो गवर्नमेंट ने ये भी तय कर रखा है कि 25% तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही। 4 विषय आपको पूछे जा रहे हैं, 4 सब्जेक्ट के ऊपर आपका एग्जाम चल रहा है कोई कंपटीशन का, तो 25% इंग्लिश का जरूर होगा, जिसमें आपकी वोकेबुलरी होगी, ग्रामर होगी, कंप्रीहेंशन होंगी। कंप्रीहेंशन पहले बता दिए हमने आपको, और ग्रामर चल ही रही है। और देखो ग्रामर के ऊपर आपका कंप्रीहेंशन टिका है, ग्रामर के ऊपर आपके ऐसे, लेटर, ये सब ग्रामर के ऊपर टिके हैं।
मीन्स एक लैंग्वेज के रूप में भी इंग्लिश को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, एक स्पीकिंग को भी आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और स्पीकिंग विदाउट इंग्लिश ग्रामर नहीं हो सकती। कोई दुनिया की ताकत नहीं है, कितने भी झूठ बोल रहे लोग कि 2 घंटे में कोर्स कराएंगे, 30 दिन में कराएंगे, 30 घंटे में कराएंगे, आज तक नहीं हुआ कोई। यदि 30 घंटे में हो जाओगे तो 1 लाख रुपए महीने के आदमी हो जाओगे आप, यदि 30 घंटे में आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे तो याद रखिए, विदाउट इंग्लिश ग्रामर यू कैन नॉट स्पीक ए सेंटेंस। एक सेंटेंस बोल ही नहीं सकते हो आप, इसीलिए ग्रामर सीखिए और ग्रामर के बाद खूब स्पीच दीजिए, डिस्कोर्स करिए, कन्वर्जेशन करिए, आप खूब डिबेट करिए, एनडीए के टेस्ट में जाकर डिबेट करिए, एयरफोर्स के में जाकर डिबेट करिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के पोस्ट हैं उनमें सब में डिबेट हैं। तो आपको डिबेट के लिए इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होगी, इसलिए इंग्लिश को भी आप स्ट्रांग रखिए मेरी ओर से। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और आपको इंग्लिश को ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उतना ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश है यदि आपको जॉब चाहिए तो। आ जाइए अब नेक्स्ट आते हैं, प्रोवर्ब की बात कर रहे थे कि यदि आरएस में प्रोवर्ब है तो टेंस चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ है, टेंस चेंज नहीं होगा। हैबिचुअल फैक्ट है, टेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हीरालाल सेड टू डोरीलाल। हीरालाल सेड टू डोरीलाल, क्या कह रहा है हीरालाल डोरीलाल से? ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। सुना होगा, रूरल एरिया में ज़्यादा कहते हैं, देहाती उसमें सुना होगा कि नीम हकीम खतरे जान। जब आप छोटे छोटे से थे तब ये बातें आती थी, ऐसी प्रोवर्ब बोलते थे गाँव में, बहुत सारी प्रोवर्ब बोलते थे। नाचना आवे आंगन टेढ़ा है, पूत के पाँव पालने में, इस तरह की वो थी, लेकिन वो उस समय समझ में नहीं आती थी कि ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद जो प्रोवर्ब आपको बचपन में इस तरह से एक्सरसाइज कराई जाती हैं, फिर वो समझ में आने लगती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर उसकी पोप की लाइन है पोएम की कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, मीन्स कम ज्ञान खतरनाक होता है। बिल्कुल होता है, कम ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। किसी को भी अपने फील्ड में, एक स्टूडेंट को, एक टीचर को, एक डॉक्टर को, एक ड्राइवर को, एक फार्मर को, कोई भी है, यदि उसको अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशन में, व्यवसाय में कम ज्ञान है तो उसके लिए खतरनाक है। एक इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिसिटी का कम ज्ञान है, प्लास की जगह चिमटा उठा लिया, तार मोड़ रहा है, समझ जाइए क्या है, लिटिल नॉलेज। ड्राइवर है, ड्राइविंग का कम ज्ञान है, सीट पर बैठ के जाकर ड्राइविंग की गाड़ी पर, समझ जाइए कहाँ ले जाएगा। एक टीचर है, उसे अपने सब्जेक्ट का कम ज्ञान है, स्टूडेंट पढ़ा रहा है, क्या करेगा? स्टूडेंट सब फेल हो जाएंगे, मिसगाइड कर देगा। एक इंजीनियर है, बहुत बड़े पुल का निर्माण कर रहा है, बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, लिटिल नॉलेज है, कम ज्ञान है, उसे पता नहीं कितना मटेरियल कहाँ डालना है, क्या होगा। एक फार्मर है, उसे खेती के बारे में कम ज्ञान है, किस मौसम में कौन सी फसल को उगाना है, क्या वो खतरनाक है। तो कम ज्ञान सभी के लिए खतरनाक होगा, डॉक्टर हो कोई भी हो। डॉक्टर है, कम ज्ञान है, नीम के पत्ते ले लेना। कोई भी बीमारी हो, नीम के पत्ते घोलो ले। कोरोना हो गया है, नीम के पत्ते गर्म करो ले लेना, ये चल रहा है। तो ये कहावतें हैं ऐसी बहुत सारी, और मैं आपको औरली बता दूं, आपको किताबों में मिल जाएंगी, मैं लिखूंगा बहुत समय लग जाएगा। जैसे आपको यहाँ एक एग्जाम्पल हमने ये लिखा ही है, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पूत के पाँव पालने में, बच्चा बाप का भी बाप होता है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये लिख देंगे हम, इसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, वर्क इज वर्शिप, नॉलेज इज पावर, ignorance is death, Rome was not built in a day, all the world is stage, unity is strength। तो इस तरह की तमाम कहावतें हैं हमारे सामने आएंगी कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, all that glitters is not gold, कहावत। तो ये कहावतें आपको याद करनी पड़ेंगी और इनका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे हीरालाल टोल्ड डोरीलाल दैट, और ज्यों की तो लिख दीजिए आप।
मीरा सेड, ये वर्ड्सवर्थ की है, मीरा नहीं कह रही वैसे ही, वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये, विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रेट पोइट हैं। मीरा सेड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पूत के पांव पालने में, ये कहावत है ना, पूत के पांव पालने में। चूहिया देख करके चारपाई पर चढ़ जाते हैं डर से, और हम कह रहे हैं हम शेर का शिकार करने जा रहे हैं, बंदूक लाइए। जब आप चूहिया देखकर तो चारपाई पर चढ़ जाते हैं, कह रहे हैं शेर का शिकार करने जा रहे हैं, मीन्स पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, यही हम उसका बता देंगे कि तुम वहां जाकर क्या करने वाले हो। इसका मतलब है कि आने वाली किसी घटना को, सूचना को, आगे वाले जो भी घटित होना है, जो भी क्वालिटी डेवलप होनी है किसी के लाइफ की, वो हम पहले ही पता कर लें। बचपन में एक बच्चा चोरी करता है तो हम क्या कहते हैं, आगे चलकर चोर बनेगा। पढ़ने में होशियार है तो हम कहेंगे ये तो बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा। तो उसको कहते हैं पूत के पांव पालने में। जब वो जैसी बचपन में वो हैबिट है, उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो मैच्योर होने पर, वो बड़े पैमाने पर डेवलप हो जाते हैं। तो ये कहावत थी द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो आपका इनडायरेक्ट में योग्यता लिख दीजिए आप इसे, मीरा सेड दैट द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल आप ले लीजिए। हम एक्सरसाइज तो खैर करेंगे ही बाद में इनकी बहुत सारी, डायरेक्ट के हम जब पूरे हो जाएंगे रूल्स, तो कम से कम मैं आपको 100 सेंटेंस की मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरी सीरीज बना करके जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आए हैं अब तक बोर्ड में या सभी में, उनको मैं अभ्यास आपसे कराऊंगा। अब बात आती है कि अब ये असर्टिव चल रहा है, अभी असर्टिव के और भी नियम हैं। क्या नियम हैं कि जैसे मान लीजिए आपके रिपोर्ट स्पीच में सर आए, मैडम आए, योर मैजेस्टी आए, योर ऑनर आए, या मान लीजिए वहाँ पर यस और नो के आ जाए, दिस का आ जाएगा सेंटेंस। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नियम हैं 3-4 और, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए आप नोट करिए, पूरा वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।